हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन KM करियर पॉइंट्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने लोकिया के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे लैक्टेशनल फिजियोलॉजी या फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे कि क्या होता है लैक्टेशन और इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, वो अपन डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंच जाए। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे CHO के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग। एंड जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला अपना टॉपिक होता है वो CHO के पर्पज़ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही कंसंट्रेट माइंड करके यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। तो अपन को क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में। डिस्कस करने से पहले लैक्टेशन क्या होता है इसके बारे में अपन को जानना पड़ेगा। तो क्या होता है लैक्टेशन? लैक्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती जो आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी की डिलीवरी के बाद में मदर के द्वारा बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, उसी को कहते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशनल मदर होती, जिसको लैक्टेशनल मदर किसको कहेंगे? ऐसी मदर जो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसको बोलेंगे लैक्टेशनल मदर के नाम से अपन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, लैक्टेशन की फिजियोलॉजी होती है कि किस तरीके से लैक्टेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे अपन ने लिखा है कि 4 स्टेप लिखी है, 4 फेज़ होती है। सबसे पहले होती है मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस एंड गैलेक्टोपोइसिस। 4 फेज़ के अंदर अपन फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन देखते हैं कि मेमोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करते कि क्या होता है मेमोजेनेसिस। तो हेडिंग लिखना, पहला लिखना मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस का मीन्स होता है ब्रेस्ट, मेमोजेनेसिस का मीन्स होता है कि फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। क्या होता है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। लिखते जाना साथ साथ में, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। मेमोजेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट। ये प्रोसेस कब स्टार्ट हो जाती है? मेमोजेनेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे ही, जैसे कंसेप्शन होता है कंसेप्शन के टाइम पे ही मेमोजेनेसिस प्रोसेस कंटिन्यू हो जाती। तो स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कब वो स्टार्ट होगी? स्टार्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन पे ये स्टार्ट हो जाती मेमोजेनेसिस प्रोसेस। जो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन कौन से हार्मोन के द्वारा किया जाता है? यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं कि कौन सा हार्मोन। तो यहाँ पे लिखना ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो हार्मोन क्या करवाता है? ब्रेस्ट का फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट करवाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती, जिसको अपन मेमोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सबसे पहली फिजियोलॉजी यही होती मेमोजेनेसिस। तो याद रखना, यहाँ पे आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है मेमोजेनेसिस के लिए। तो कौन सा होता है दोस्तों? एस्ट्रोजन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है? तो सबसे पहली स्टेज अपन ने पढ़ी मेमोजेनेसिस। सेकेंड पढ़ते हैं अपने लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस का मीन्स आपको पता चल गया होगा। लैक्टोजेनेसिस, लैक्टो मतलब मिल्क के अंदर प्रेजेंट होने वाली शुगर। लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती मिल्क के अंदर, उसको मिल्क का सिंथेसिस करवाना, इसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। तो सेकेंड लिखना, सेकेंड स्टेप है लैक्टोजेनेसिस।
लैक्टोजेनेसिस मीन्स सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ मिल्क। इसका सिंपल लैंग्वेज में अपन लिखे सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द मिल्क। क्या होगा? मिल्क का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ द मिल्क कौन सी प्रोसेस में होता है? लैक्टोजेनेसिस प्रोसेस में। इसका सिंथेसिस कौन करवाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बनता है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस करवाने के लिए? तो लिखना प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो क्या करवाता? मिल्क का सिंथेसिस करवाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि लैक्टोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है। दो क्वेश्चन बनते कि लैक्टोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्या होता है? मिल्क का सिंथेसिस होता है। मेमोजेनेसिस में क्या होता? तो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। लैक्टोजेनेसिस में सिंथेसिस या सिक्रेशन ऑफ मिल्क होता है। हार्मोन कौन सा होता है मिल्क के सिंथेसिस के लिए? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेजेंट रहता है। इस हार्मोन की वजह से क्या होगा? मिल्क का सिंथेसिस होगा। यस, बात करते हैं यहाँ पे प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रेंड्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कहाँ पे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता? तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट होता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस। इसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं इसके अंदर ही, ये मैं रब कर देता हूँ, आप इसको नोट करते हुए जाना साथ साथ में। यहाँ पे क्या? लैक्टोजेनेसिस। लैक्टो का मीन्स क्या होता है? लैक्टो, लैक्टो मतलब लैक्टोज शुगर। जो मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट होती? मिल्क, मिल्क के अंदर कौन सी? लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती है। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट रहती है? तो लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती है। याद रखना, जो लैक्टोज होता है, आपने न्यूट्रिशन में पढ़ा होगा, लैक्टोज होता है वो क्या होता है? डाइसेकेराइड फॉर्म होता है। कौन सा रहता है? डाइसेकेराइड फॉर्म होती। कौन सी फॉर्म होती? लैक्टोज डाइसेकेराइड फॉर्म होती है। जो लैक्टोज होता है इसको डाइजेशन करवाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? लैक्टेस एंजाइम। यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, लैक्टेस एंजाइम होता है वो क्या करवाता है? लैक्टोज को डाइजेशन करवाने के लिए हेल्प होता है। तो ये लैक्टेस एंजाइम कहाँ से आता है फ्रेंड्स? तो लिख लेना यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से लैक्टेस एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। लैक्टोज को लैक्टेस एंजाइम किस में कन्वर्ट करेगा? तो यहाँ पे लिख लेना ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करेगा। समझ में आया? यहाँ पे लैक्टोज शुगर होती है, मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिख लेना, जो इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं, जिसके ऊपर लैक्टेस एंजाइम वर्क करेगा। लैक्टेस एंजाइम कहाँ से आया? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये क्या करेगा? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज कर देगा। यहाँ पे ग्लूकोज होता है, इसको अपन ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। याद रख लेना, ये क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे। इसको मिल्क शुगर कहते हैं लैक्टोज को, और ग्लूकोज को ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं, ये दोनों फॉर्म मोनोसेकेराइड फॉर्म हो गई। कौन सी होगी? मोनोसेकेराइड फॉर्म है। मोनोसेकेराइड फॉर्म है। अब ये फॉर्म क्या होगी दोस्तों? अपनी बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन होगी। यही फॉर्म अपने बॉडी के अंदर क्या होगी? एब्जॉर्प्शन फॉर्म होती है। समझ में आया कि किस तरीके से लैक्टोज शुगर होती, उसको लैक्टोज को लैक्टेस एंजाइम वर्क करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में चेंज करता और इसका फिर एब्जॉर्प्शन हो जाता। यहाँ तक कोई दिक्कत? यस। यहाँ पे अपन बात करते हैं, अगर एक ऐसी कंडीशन हो जाए कि यहाँ पे जो ये लैक्टेस एंजाइम हो, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कंडीशन हो सकती है?
क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी कि अगर लैक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ पे अपन लिख लेते नेक्स्ट, साथ साथ में लिखते जाना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे अपन कंटिन्यूस पढ़ेंगे। जो बात कर रहे थे कि अगर लैक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो यहाँ पे लिखना इफ डेफिशिएंसी ऑफ लैक्टेस एंजाइम, अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी, ये क्या एक एंजाइम होता है, तो अगर लैक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, लैक्टोज का नॉर्मली फंक्शन क्या रहता है, लैक्टेस का नॉर्मली फंक्शन क्या रहता है कि लैक्टोज को चेंज करता ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, या अपन कह सकते हैं डाइसेकेराइड फॉर्म को लैक्टेस क्या करेगा, मोनोसेकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अगर यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी हो जाती तो ये जो लैक्टोज होगा वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसका मीन्स ये हुआ कि अगर लैक्टोज बॉडी के अंदर बढ़ता गया बढ़ेगा क्यों, क्योंकि लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा, लैक्टोज की क्वांटिटी बढ़ेगी, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से जानते हैं। अगर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो ये क्या लीड करेगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर लैक्टेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी क्या कंडीशन होगी, बेबी के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि लैक्टोज का यहाँ पे डाइजेशन नहीं हो रहा। डाइजेशन नहीं होगा, बॉडी के अंदर लैक्टोज की अमाउंट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे बढ़ेगी वो कंडीशन क्या लीड करेगी, लैक्टोज इंटॉलरेंस लीड करेगी। तो यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन हो जाए लैक्टोज इंटॉलरेंस किसी बेबी के अंदर, तो यहाँ पे अपन इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसका मैनेजमेंट लिखना कि क्या मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अवॉइड या मिनिमाइज द मिल्क, मदर को मिल्क पिलाना बंद कर देंगे या बहुत ही कम अमाउंट में देंगे। तो लिखना यहाँ पे अवॉइड या मिनिमाइज द मिल्क को अवॉइड करवाएंगे या मिनिमाइज करवा देंगे, कम करवा देंगे, क्योंकि मिल्क के अंदर क्या रहता है, लैक्टोज शुगर प्रेजेंट रहती है। लैक्टोज शुगर रहेगी तो लैक्टोज का ऑलरेडी डाइजेशन नहीं हो रहा, इसलिए मिल्क को अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि अपन एक एंजाइमेटिक टैबलेट्स होती है, लैक्टेज टैबलेट रहती, लैक्टेज एंजाइमेटिक टैबलेट रहती, यूज़ ऑफ लैक्टेज एंजाइम टैबलेट। क्या करेंगे अपन, यूज ऑफ लैक्टेज एंजाइम टैबलेट का यूज़ कब करेंगे, विथ मिल्क। जब भी बेबी को दूध पिलाएंगे तो एक लैक्टेज एंजाइम की टैबलेट आती, उस टाइम बेबी को लैक्टेज एंजाइम की टैबलेट भी साथ में देंगे। वो क्यों देंगे, लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज को ग्लूकोज में गैलेक्टोज में चेंज करेगा और इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई यहाँ पे, यस। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, इसके बाद में देखते हैं कि गैलेक्टोकाइनेसिस के बारे में देखेंगे। यस, पहला मेमोजेनेसिस पढ़ा, इसके बाद में लैक्टोजेनेसिस पढ़ा, इसके बाद में अपन देखते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस के बारे में डिस्कस करते हैं। यस, गैलेक्टोकाइनेसिस तीसरा पॉइंट है अपना, गैलेक्टोकाइनेसिस का मीन्स होता है, काइनेसिस का मीन्स होता है मूवमेंट। याद रखना, मूवमेंट, फार्मेकोकाइनेटिक, फार्मेकोडायनेमिक पढ़ा,
काइनेटिक का मीन्स होता है मूवमेंट। किसका मूवमेंट होगा यहाँ पे? मिल्क का मूवमेंट होगा। मीन्स गैलेक्टोकाइनेसिस का मीन्स होता है कि इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क। क्या होगा? इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क। क्या होगा? मिल्क का इजैकुलेशन होगा। गैलेक्टोकाइनेसिस का सिंपल लैंग्वेज में देखिए, इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क। कहाँ से मिल्क का इजैकुलेशन होगा? जो मदर की ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट के अंदर एक ट्यूब्यूल्स होते हैं, लेक्टिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते, वहाँ से इसका मिल्क का इजैकुलेशन होगा। मिल्क इजैकुलेशन लिखना है यहाँ पे, मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम लेक्टिनिफेरस डक्ट, फ्रॉम लेक्टिनिफेरस डक्ट टू माउथ ऑफ द बेबी। क्लियर है? मिल्क का इजैकुलेशन कहाँ होगा? मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम लेक्टिनिफेरस डक्ट। बेबी का, मदर का ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट के अंदर क्या होती है? बहुत सारे लेक्टिनिफेरस डक्ट प्रेजेंट रहती। उस डक्ट से क्या होगा? मिल्क का इजैकुलेशन होगा। यहाँ पे दो वर्ड आए। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता? मिल्क का सिंथेसिस करवाता। सिंथेसिस के लिए दूसरा हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, अपन ने पढ़ा। मिल्क का इजैकुलेशन कौन करवाएगा? तो यहाँ पे लिखना, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन करवाएगा? ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। मिल्क का सिंथेसिस करवाएगा प्रोलैक्टिन, मिल्क का इजैकुलेशन करवाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कंफ्यूज नहीं होना है, 2 बार मैंने कह चुका हूँ। यस, तो यहाँ पे गैलेक्टोकाइनेसिस का मीन्स होता है इजैकुलेशन ऑफ द मिल्क, काइनेसिस का मीन्स मूवमेंट। मिल्क इजैकुलेशन फ्रॉम लेक्टिनिफेरस डक्ट से माउथ ऑफ द बेबी, लेक्टिनिफेरस डक्ट से माउथ ऑफ द बेबी की तरफ मिल्क का इजैकुलेशन होगा। किस हार्मोन की वजह से? ड्यू टू ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में पढ़ लेते, इसका भी देख लेते कि अगर यहाँ पे अगर इसका देखें, सबसे पहले देखें कि इसका सिंथेसिस कहाँ होता। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका सिंथेसिस कौन करवाता? हाइपोथैलेमस करवाएगा। हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन का सिंथेसिस कौन करवाएगा? हाइपोथैलेमस करवाएगा। इसके बाद में इसका स्टोरेज एंड रिलीज कौन करवाएगा? तो ये स्टोरेज एंड रिलीज करवाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन करवाएगा फ्रेंड्स? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। याद रखना, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। सिंथेसिस तो हाइपोथैलेमस करवाएगा ऑक्सीटोसिन को, और स्टोरेज एंड रिलीज कौन करवाएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके अंदर 2 हार्मोन प्रेजेंट रहते, एक तो रहता ऑक्सीटोसिन और दूसरा रहता ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। आपको याद रखना, ठीक है? क्लियर है? कभी भी ये मत करना कि यहाँ से सिंथेसिस होता है, वर्ड को समझना, पकड़ने का आना चाहिए वर्ड को। सिंथेसिस का मतलब सिंथेसिस, बनाना। बनाएगा कौन? तो हाइपोथैलेमस। वहाँ से बन के कहाँ जाएगा? स्टोरेज होने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाएगा। जब भी इसका एक्शन होगा तो वहाँ से रिलीज होगा। क्लियर है? ऑक्सीटोसिन के बारे में समझ में आया। इसका एक दूसरा नाम होता है लव हार्मोन। लव हार्मोन भी इसका एक नाम होता है। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम लव हार्मोन। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? यस। अब अपन देखते कि इस ऑक्सीटोसिन जो होता है फ्रेंड्स, इसको अपन जो मिल्क का इजैकुलेशन करवाता है, इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। मिल्क इजैकुलेशन को क्या बोलते हैं? लेट डाउन रिफ्लेक्स। याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। इजैकुलेशन ऑफ मिल्क, लेट डाउन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता? तो ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है, या मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते। क्या? मिल्क
इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, तीनों वर्ड एक ही है। मिल्क इजैकुलेशन रिफ्लेक्स, इजैकुलेशन ऑफ मिल्क या लेट डाउन रिफ्लेक्स, तीनों वर्ड एक ही है। क्लियर है? तो इसके लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता। अब अपन एक पैथोफिजियोलॉजी समझते कि किस तरीके से ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ कहाँ पे एक्शन करेगा। तो यहाँ पे अपन इसको रब कर लेते एक बार। फ्रेंड्स, क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं करी तो एक बार क्लास को लाइक कर देना एंड शेयर करना नहीं भूलिए। क्लियर है? यस। सबसे पहले क्या करेंगे, मदर जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाएगी तो बेबी क्या करेगा, ब्रेस्ट निपल को सक करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सकिंग बाय बेबी, सकिंग बाय बेबी। जब भी बेबी सक करेगा तो क्या होगा, स्टिमुलेशन ऑफ द T4, T5, T6 नर्व। कौन सी नर्व स्टिमुलेट होगी? स्टिमुलेशन ऑफ द T4, T5 और T6 नर्व। ये नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होगी। कौन सी नर्व? T4, T5, T6 नर्व स्टिमुलेट होगी। ये क्या करेगी, सेंसेशन को ट्रांसफ़र करेगी किस तरफ, हाइपोथैलेमस के अंदर। क्या करेगी ये नर्व, क्या करेगी, सेंसेशन ट्रांसफ़र, सेंसेशन ट्रांसफ़र टू हाइपोथैलेमस। ये क्या करेगी, हाइपोथैलेमस को ट्रांसफ़र करेगी। अब वहाँ से क्या करेगा, जैसे ही हाइपोथैलेमस को सेंसेशन मिला तो ये क्या करवाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाएगा। क्या करोगे, रिलीज द ऑक्सीटोसिन, रिलीज द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या करोगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाएगी। क्लियर है? समझ में आया? सबसे पहले क्या किया, सकिंग। जैसे बेबी सक करेगा निप्पल से तो निप्पल के जो एरियोला होता है, एरियोला होता है डार्क कलर का प्रेजेंट रहता अराउंड द निप्पल, वहाँ पे क्या होगा, नर्व एंडिंग पाई जाती। कौन सी? T4, T5 और T6 नर्व एंडिंग पाई जाती। वो क्या करेगी, सेंसेशन को हाइपोथैलेमस तक पहुँचाएगी। जैसे हाइपोथैलेमस के पास में सेंसेशन पहुंचा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन को क्या करवाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज करवाएगा। जैसे ऑक्सीटोसिन क्या होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है दो जगह पे एक्शन करेगा। दो जगह ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, दो जगह एक्शन करता है। एक तो करेगा एक्ट ऑन द यूट्रस, जो मदर का यूट्रस होता है यूट्रस के ऊपर एक्ट करेगा, और दूसरा करेगा ब्रेस्ट सेल के ऊपर। तो पहला लिखता अपन एक्ट ऑन यूट्रस, पहला क्या करेगा, एक्ट ऑन यूट्रस। दूसरा करेगा एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल, एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल्स। क्या होगा, एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल, दो जगह इसका काम करेगा। एपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट। क्लियर है? ऑक्सीटोसिन की दो जगह वर्क होता है, एक तो होता है यूट्रस के ऊपर, दूसरा होता है मायो एपिथेलियल सेल ऑफ ब्रेस्ट। क्लियर है? सबसे पहले अपन देखते हैं एक्ट ऑन यूट्रस। यूट्रस के ऊपर इसका कैसे एक्शन होगा। यूट्रस के ऊपर क्या करेगा, जैसे ऑक्सीटोसिन यूट्रस के पास जाएगा और वहाँ जाके क्या करवाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा। क्या, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यूट्रस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो क्या करेगी, स्टॉप द ब्लीडिंग। जो यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग थी उसको स्टॉप करेगा। स्टॉप हो गई तो ये क्या करेगा, प्रिवेंट PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करेगा।
पहला एक्शन समझ में आया, यूट्रस के ऊपर क्या एक्शन कर रहा है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा, स्टॉप द ब्लीडिंग। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो गए आर्टरी के अंदर, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे जो ब्लीडिंग थी वो क्या हो गई, स्टॉप हो जाएगी ड्यू टू कंप्रेशन के कारण। इस कारण से पीपीएच को प्रिवेंट करेगी। पीपीएच क्या होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। क्लियर, समझ में आया। पहला एक्शन ये हुआ। सेकेंड एक्शन अपन देखते, एक्ट ऑन मायो एपिथेलियल सेल। ये क्या करवाएगा, मायो एपिथेलियल सेल में क्या करवाएगा, इजाकुलेशन ऑफ मिल्क। जैसे ये मायो एपिथेलियल सेल्स होती है, ये सेल्स होती है, इसको क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। जिससे ये सेल्स कॉन्ट्रैक्शन होगी, इसके अंदर क्या होगा, मिल्क का सिंथेसिस पहले से हुआ था। मिल्क का सिंथेसिस किसने किया था, प्रोलैक्टिन ने करके रखा था। अब ये ऑक्सीटोसिन ओनली क्या करवाएगा, इस सेल का कॉन्ट्रैक्शन ही करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मिल्क का इजाकुलेशन होगा। जैसे इस मायो एपिथेलियल सेल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क का इजाकुलेशन होगा, मिल्क इजाकुलेशन, मिल्क इजाकुलेशन होगा। इसको अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहते हैं, या मिल्क इजाकुलेशन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों एक्शन समझ में आए। ऑक्सीटोसिन किस तरीके से वर्क करेगा, यूट्रस के ऊपर और मायो एपिथेलियल सेल के ऊपर। क्लियर है, समझ में आया। यस, इसके बाद में अपन देखते हैं फ्रेंड्स कि नेक्स्ट अपना ये कंप्लीट हुआ गैलेक्टोकाइनेसिस। लास्ट पोर्शन बचा अपना गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस में अपन देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ एक बार। फोर्थ पॉइंट है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस, गैलेक्टोपोइसिस का मीन्स होता है मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट मिल्क। गैलेक्टोपोइसिस का मीन्स क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव synthesis, maintenance of effective synthesis of breast milk, breast development। गैलेक्टोपोइसिस का मीन्स होता है मेंटेनेंस और इफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। गैलेक्टोपोइसिस का मीन्स होता है फ्रेंड्स मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। मतलब ब्रेस्ट मिल्क का सिंथेसिस हो गया, सिक्रेशन हो गया, अब इसको मेंटेन करना, ब्रेस्ट मिल्क को मेंटेन करना, रेगुलरिटी बना के रखना। ये कौन करता है, कौन सी फेज में होता है, गैलेक्टोपोइसिस में। मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव सिंथेसिस मतलब इसको इफेक्टिव बनाने के लिए, एंड सिक्रेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इसको क्या करवाता है, ब्रेस्ट मिल्क को सिक्रेशन करवाने के लिए इफेक्टिव सिंथेसिस को मेंटेन करना। ये कौन करवाएगा, गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस भी कौन, ये प्रोसेस भी किस कारण होती, ड्यू टू प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन से हार्मोन से, प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है वो क्या करवाता है, गैलेक्टोपोइसिस को मेंटेन करता है, यानी ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क को मेंटेन करेगा। याद रखना एक ही वर्ड से, ब्रेस्ट मिल्क को मेंटेन कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्लियर, गैलेक्टोपोइसिस। तो ये अपना गैलेक्टोपोइसिस भी यहाँ पे कंफर्म होती। लास्ट पहला अपन ने पढ़ा मेमोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस और गैलेक्टोपोइसिस। आई होप ये चारों स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं कि जो ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं नेक्स्ट, ये आपको याद रखना, गैलेक्टोपोइसिस कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा हार्मोन गैलेक्टोपोइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। बात करते हैं अब, हेडिंग लिखना ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये अपनी पांचों स्टेप कंप्लीट है यहाँ पे। अब दूसरा टॉपिक ले लेते, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग
कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि कितना टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कितने टाइम ड्यूरेशन तक ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो कितने टाइम ड्यूरेशन, 20 मिनट तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। कितने टाइम, 20 मिनट तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी। ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग यानी मदर के द्वारा बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम ड्यूरेशन तक करवाना है, रेगुलर 20 मिनट तक करवाना है। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 10 मिनट ईच ब्रेस्ट, 10 मिनट ईच ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट में 10 मिनट का टाइम देना है आपको। क्लियर है? तो ये बात भी आपको नोट करनी, 20 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए एक बार ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ तो। इसके बाद में देखते हैं इंटरवल ऑफ फीडिंग। इंटरवल ऑफ फीडिंग मतलब एक फीडिंग करवाए, दूसरी फीडिंग कब करवाएंगे, तो इंटरवल ऑफ फीडिंग अपन करेंगे। बात करते हैं, लिख लेते साथ में, इंटरवल ऑफ फीडिंग। आपने एक फीडिंग करवा दी, अभी सेकेंड फीडिंग कब करवाओगे, कितना टाइम ड्यूरेशन का इंटरवल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना इंटरवल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में एवरी 2 से 3 आवर्स में, एवरी 2 to 3 आवर्स, हर 2 से 3 घंटे में आपको दूध पिलाना है। या अपन कह सकते हैं जब बच्चा को भूख लगे तब, जब भी बच्चा रोएगा तब आपको दूध पिलाना है। या आप कह सकते हैं एवरी 2 से 3 आवर्स, या अपन इसको नाम लिख सकते हैं डिमांड फीडिंग। जब भी बेबी क्राई करेगा, तब ब्रेस्ट फीडिंग करवानी, या एवरी 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी। टाइम ड्यूरेशन कितना करवानी, 20 मिनट तक रेगुलर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। 10 मिनट ईच ब्रेस्ट, एक ब्रेस्ट पे 10 मिनट, दूसरे ब्रेस्ट पे 10 मिनट। क्लियर है? ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम ड्यूरेशन समझ में आया। यानी बात करते हैं यहाँ पे 24 आवर्स में मिनिमम 7 फीडिंग होनी चाहिए। लिख लेना, मिनिमम 7 फीडिंग इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर मिनिमम 7 टाइम आपको बेबी को दूध पिलाना है। कितने टाइम, 7 टाइम ब्रेस्ट फीडिंग करवानी 24 घंटे के अंदर, मिनिमम की बात कर रहे हैं अपन। क्लियर है? इतना तो करवाना है। अगर यहाँ पे एक बात अपन समझते हैं कि अगर यहाँ पे बेबी को डिहाइड्रेशन होने की संभावना अगर होगी तो यहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड भी दे सकते हैं। क्या होगी, डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लेंटी ऑफ फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पढ़ते, बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग क्या क्या टेक्निक यूज़ करेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से पहले क्या क्या बातें ध्यान में रखेंगे, तो लिखना यहाँ पे बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग में आपको क्या क्या ध्यान रखनी। क्लीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लीनिंग ऑफ ब्रेस्ट को क्लीन करेंगे। किसके द्वारा, ल्यूक वार्म वाटर के सहायता से क्लीन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है, ल्यूक वार्म वाटर की सहायता से अपन क्या करेंगे, ब्रेस्ट को क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। इसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग अपन स्टार्ट करवाएंगे। क्लियर है? इसके बाद में अपन यहाँ पे देखते हैं कि पोजीशन कौन सी देंगे, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, सेमी रिक्लाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सी, सेमी रिक्लाइन पोजीशन, या आप कह सकते हैं सिटिंग पोजीशन, या कह सकते हैं आप सुपाइन पोजीशन। सबसे पहला ऑप्शन में आएगा तो आपको यही प्रायोरिटी देनी। इसके बाद में सिटिंग पोजीशन और इसके बाद में सुपाइन पोजीशन ध्यान रखना। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी रिक्लाइन पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ब्रेस्ट को वॉश करने के लिए कौन सा वाटर यूज़ किया जाता है, ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ किया जाता है।
अब बात करते हैं ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कितना होता है। 24 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन कितना रहता है? 500 से 800 ml होता है। कितना रहता है? 500 से 800 ml। तो लिख लेना ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन। ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन कितना रहता है? 500 से 800 ml, 800 ml पर डे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर डे दिन में कितना ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होता है? तो 500 से 800 ml पर डे ब्रेस्ट मिल्क का फॉर्मेशन होता है। यहीं पे बात कर लेते हैं कि 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितनी कैलोरी प्रेजेंट रहती? तो यहाँ पे 66 किलो कैलोरी प्रेजेंट रहती है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 100 ml ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कितनी कैलोरी प्रेजेंट रहती? तो 66 किलो कैलोरी प्रेजेंट रहती है। यस। अब बात करते कि ड्यूरिंग लैक्टेशन कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं पे बात कर लेते ड्यूरिंग लैक्टेशन कितनी कैलोरी की, इसको रब कर लेते। ड्यूरिंग लैक्टेशन कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहीं पे लिख लेते अपन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ड्यूरिंग लैक्टेशन की बात करते तो कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 750 से लेके 750 एक्स्ट्रा लिखना, कितने प्लस 700 से लेके 750 ग्राम पर डे, यानी जितनी नॉर्मल दे रहे, नॉर्मल में प्लस करना है, एक्स्ट्रा देनी। कितनी देनी? 700 से लेके 750 ग्राम पर डे देनी। तो यहीं पे नॉर्मल की बात कर लेते हैं। नॉर्मल आप कितनी देंगे? नॉर्मल की बात करते, नॉर्मल होती है 700 से 750 ग्राम पर डे। ये क्या कैलोरी? ड्यूरिंग लैक्टेशन कितनी कैलोरी अपन एक्स्ट्रा देंगे मदर को? एक्स्ट्रा कितनी? 700 से 750 ग्राम पर डे देंगे। क्लियर है? नॉर्मल कितनी होती है? नॉर्मल 700 से 750। अगर यहीं पे देखते हैं नॉर्मल में कैसे, जैसे कि 500 ग्राम किलो कैलोरी, 500 ग्राम किलो कैलोरी तो आपको जब खाना खाएगी मदर तो उसमें ही मिल जाता है उसको। 500 किलो कैलोरी कैसे मिलेगा? 500 किलो कैलोरी जो होता है वो क्या होगा? डाइटरी फुलफिलमेंट करेगी। $500 किलो कैलोरी कौन पूरा करेगा? डाइटरी फुलफिलमेंट। मदर है, प्रेग्नेंट लेडी, कुछ न कुछ तो खाएगी तो वहाँ पे कितनी एनर्जी मिलेगी? 500 किलो कैलोरी तो यहीं से मिल जाएगी। और 200 किलो कैलोरी जो बची है, 200 किलो कैलोरी जो बची है वो कहाँ से मिलेगी? जो मदर के अंदर फैट एंड प्रोटीन का जो डिपोजिशन हुआ था, उस डिपोजिशन का धीरे धीरे ब्रेकडाउन होगा। जैसे ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ से 200 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। फुलफिल बाय डिपोजिट, लिख लेना यहाँ पे, फुलफिल बाय डिपोजिटेड फैट एंड प्रोटीन। किसके द्वारा फुलफिल होगी? जो मदर के अंदर वेट गेन हुआ था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। क्या होता है? वेट गेन होता है। वेट गेन होगा, किस कारण वेट गेन होगा? डिपॉजिट होगा। क्या? फैट एंड प्रोटीन का ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर डिपॉजिट होगा। बट लैक्टेशन के टाइम पे क्या होगा? धीरे धीरे इसका ब्रेकडाउन होगा, तो उस कारण से उसको एनर्जी मिलती जाएगी। कितनी? 200 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, जिस कारण से यहाँ पे आपको मदर के अंदर वेट लॉस भी देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी के बाद में क्या होगा? धीरे धीरे मदर के अंदर वेट लॉस देखने को मिलेगा। इसी कारण से आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी किलो कैलोरी को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कैलोरी को, क्योंकि 500 ml तो आप जैसे खाना खाओगे उससे मिल जाएगी और 200 ml आपके फैट एंड प्रोटीन से मिल जाएगी। तो ये हो गई है 750। क्लियर है? यस। तो यहाँ पे अपना ये लैक्टेशनल फिजियोलॉजी कंप्लीट होगी। क्लियर? मेमोजेनेसिस पढ़ लिया, लैक्टोजेनेसिस, गैलेक्टोकाइनेसिस एंड गैलेक्टो
पोइसिस के बारे में डिटेल के साथ में स्टडी करिए। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन ब्रेस्ट मिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।